एकदम पिरो लेना है अपने भीतर कि एकदम कहीं से भी प्रश्न आए हिंदी के इतिहास से तो एक बार में हम बता दें। आप लोगों को नोट्स बनाने के लिए हम कुछ पीडीएफ कल भेजे थे, देखिए। पहला जो भेजे थे ये वाला हम, ये इसमें जो आप लोग खोल के देखेंगे, ये इसको आप लोग प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, है ना, कि भरत मुनि जगन्नाथ तक की परंपरा, जो जिसे आप लोग पहले कालखंड बनाएंगे, जो आप लोग को पहले उस किताब में दिया हुआ है। आज एक किताब मुझे सेकेंड हैंड मिल गया, वही निशा अग्रवाल की, जिससे मैं पढ़ाता हूँ। वो किताब मुझे मिल गया 50 रुपया में। किताब का जैसे दाम है 105 रुपया, 50 रुपया बोला, मैं 40 रुपया में खरीदा वो किताब। एक ले लिया हूँ, जिसको लेना होगा ले लेना। हमको दीजिएगा भैया। हाँ ठीक है ठीक है, अरे ले लेना, तुम लोग बारी बारी से पढ़ लेना, सो वाली बात, शांति संध्या जो भी उस बीएसए कॉलेज में लेके पढ़ लेना। तो 40 रुपए में वो किताब मिल गई इस फुटपाथ पर, तो ले लिए तुरंत एकदम। हम ऐसे ताकते रहते हैं, जो किताब मिला तुरंत उठा लिए। तो परंपरा जैसे शुरू हुआ था, ये है समय, आप लोग को मतलब वही देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और जितने बड़े बड़े विद्वान रहे हैं उस समय में, जैसे भरत मुनि है, उसके बाद आपको भामह आएंगे, फिर दंडी आएंगे, फिर रुद्रट उद्धट है, ठीक ना, फिर वामन है, फिर रुद्रट है, आनंदवर्धन है, अभिनव गुप्त है, राजशेखर है, कुंतक है, और क्षेमेंद्र है, भोजराज है, मम्मट है, विश्वनाथ और जगन्नाथ। ये 14 जो बड़े बड़े विद्वान है ना, ये सभी संस्कृत के आचार्य हैं। तो इनके बारे में आपको जानकारी रखना पड़ेगा। तो आप लोग इसको जो है पीडीएफ प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, 2 रुपये या 1 रुपये प्रिंट आउट, 1.5 रुपये निकल जाता है। उससे महंगा नहीं निकलता, सागर स्टूडियो में निकल जाएगा उसमें, या फिर कहीं से भी बात कर लीजिएगा, एक साथ से सारा प्रिंट आउट निकलवाइएगा तो सस्ता पे निकाल देगा, कहीं पर भी जाइएगा, कॉलेज कैंपस में भी निकाल देगा। या नहीं, नोट्स करने लिखने का अभ्यास बनाना है, अच्छे खूब लिखने का मन कर रहा है, तो एक नया कॉपी खरीदी, नया कॉपी मतलब कागजात की कॉपी बनाइए और एक तरफ से सब कुछ लिख डालिए। बहुत ज्यादा है नहीं, कितना 16 पेज, 16 पेज मतलब वो पेज थोड़ी है। देखिए एक पेज में कितना 4-5 लाइन है मुश्किल से, तो इसमें जो है सर मुश्किल से कितना लाइन बनेगा, इस पेज से मुझे आधा पन्ना बनेगा। तो अगर आप लोग लिखेंगे तो 7-8 पन्ना में ये पूरा हो जाएगा, 6-7 पन्ना में मुश्किल से। तो आप लोग लिख ही लीजिए, हमारे साथ बेहतर वही रहेगा। तो वो हो गया कवि का परिचय। फिर काव्य लक्षण जो हम शुरू में बताए थे, हालांकि उसका नोट्स हम दृष्टि वाला तो भेजे ही हुए थे, लेकिन आप यहाँ से भी इसको काव्य लक्षण को देख सकते हैं कि भरत मुनि ने क्या दिया था। तो जब भरत मुनि भामा के बारे में एक बार लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उनके बारे में परिचय नहीं लिख करके आप लोग, जैसे देखिए अब ये काव्य लक्षण है, तो काव्य लक्षण को लेकर के भरत मुनि का क्या सूत्र है, तो ये नीचे दिया गया हुआ एक अर्थ, इस पंक्ति को आप नोट ऊपर से मतलब भूमिका के साथ इस पंक्ति को नोट करेंगे, उनका अर्थ नीचे दिया गया है वो नोट करेंगे। फिर भामा शब्दार्थ सहित तो काव्यम कहते हैं, मतलब वो लक्षण बताते हैं, तो उनका वो नोट करेंगे, उसका अर्थ सहित। फिर नगेंद्र ने इसका अर्थ क्या दिया है कि अर्थात सामंजस्य पूर्ण शब्द अर्थ को काव्य कहते हैं, ये फिर दंडी है। फिर मतलब सबका काव्य लक्षण को लेकर सूत्र है, तो ये एक चैप्टर पूरा बन जाया है। तो ये विकिपीडिया गूगल पर उपलब्ध है, आप लोग भी मतलब खोल के देख सकते हैं, हम कहीं खुद से बनाया हुआ नहीं। विकिपीडिया जो है, विकी पुस्तक जो है गूगल पर उपलब्ध है, आप लोग वहीं से भी वहां से देख लीजिए, यहाँ हम तो भेज ही दिए हैं। फिर काव्य लक्षण के बाद काव्य हेतु है। काव्य हेतु हम लोग कल पढ़ रहे थे। काव्य हेतु में देखिए कि उसका समान अर्थ होता है काव्य रचना के कारण। काव्य रचना के क्या कारण है, अर्थात जिन कारणों से कवि प्रेरित होकर काव्य लोग ऐसे लिखेंगे, परिभाषा देंगे। फिर विभिन्न काव्य हेतु अर्थात संस्कृत के काव्य शास्त्रों में से जिन्होंने काव्य हेतु का निरूपण किया, दंडी, वामन, रुद्रट, कुंतक और मम्मट, इनका नाम विशेष रूप से उल्लेख है कि काव्य हेतु में ये सभी विद्वान आते हैं। तो इस प्रकार से ये काव्य शास्त्र कुल 5 प्रतिभा, शक्ति, व्युत्पत्ति, अभ्यास और समाधि, इन 5 तत्वों को हेतु का विवेचन मानते हैं, ठीक है। तो अब देखिए भामा है, ये सूत्र देते हैं, उसका अर्थ दिया हुआ है, गुरुपदेशादध्येतुम, गुरुपदेशादध्येतुम शास्त्रम जडधियोप्यलम, काव्यम तु जायते जातुम कस्यचित् प्रतिभावतः। काव्यालंकार इनका ग्रंथ है ना, आप लोग ग्रंथ की सूची पहले ही भेज दिए थे हम। तो आप लोग याद रहना चाहिए कि भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है, भामा का काव्यालंकार है, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ तक है। फिर उन्होंने प्रतिभा को अनिवार्यता घोषित करते हुए इसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की। तो कल आप लोगों ने बताया था ना कि कौन कौन प्रतिभा पर बल देते हैं, कौन उत्पत्ति पर, कौन व्युत्पत्ति पर।
तो ये सब तो इन्होंने प्रतिभा पर दिया था, उस पर बहुत सारी बातें चली थी कल प्रतिभा के ऊपर, है कि नहीं? तो प्रशंसा की इन्होंने कथानुसार शास्त्र पढ़ लेना और बात है, और काव्य का निर्माण करना और बात। शास्त्र पठन तो गुरुपदेश द्वारा जड़ बुद्धि के लिए भी संभव है, पर काव्य निर्माण के लिए प्रतिभा अपेक्षित है। आगे चलकर वामन ने भी प्रतिभा को कवित्व का बीज मानकर प्रकारांत करके उसकी महत्ता दिखाई। दंडी कहते हैं नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतम च बहुर निर्मलम अमंदश्चाभियोगश्चाः कारणम काव्य संपदा। इनका जो ग्रंथ है काव्यादर्श, उसमें जो है ये लिखा हुआ है, उसका उन्होंने विवेचना किया है। फिर वामन ने लिखा है। तो ये सब आप लोग अगर समय बचाना है या मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं तो प्रिंटर निकलवा लीजिए, थोड़ा खर्च पड़ेगा। मेहनत करना चाह रहे हैं, लिखने का अभ्यास, मेरा तो मानना है कि आप लोग लिख लीजिए, कारण कि लिखने के साथ साथ पढ़िएगा, ये पीडीएफ पढ़िएगा, फिर कॉपी में लिखिएगा, तो उसको भी एक बार पढ़िएगा, तो उस दौरान बहुत सारी बातें समझ में आ जाएगी। लिखने से मैं तो खूब लिखता हूँ, जो बात है, मैं खास तौर पर काव्य शास्त्र को मैं लिखते लिखते ही परीक्षा में लिखता हूँ। मैं कभी काव्य शास्त्र को मतलब याद, काव्य शास्त्र को रटना पड़ता है, ये बात है, मैं भी रटता हूँ काव्य शास्त्र को, लेकिन लिखने के दौरान में मुझे अधिक समझ में आता है। पढ़ भी लेता हूँ, लेकिन लिखने के दौरान मुझे भी समझ में आता है। फिर रुद्रट आनंदवर्धन, देखो रुद्रट का भी ग्रंथ है, आनंदवर्धन ध्वन्यालोक में लिखते हैं। जो काव्य प्रकाश में लिखते हैं, जगन्नाथ भी जो लिखते हैं अपने ग्रंथ में ना, तो अंतिम में फिनिश कर दिया हुआ है। इस प्रकार से जो है आप यह मतलब निर्धारण कर सकते हैं विभिन्न विद्वानों ने काव्य हेतु के लिए क्या दिया। अब बताओ कि मैं इतना लिखता, जितना इसमें पीडीएफ में दिया हुआ है, मैं इतना लिखता, तब जाकर के मेरा काव्य हेतु जो है पूरा हो पाता, लेकिन मैं इतना लिखा नहीं क्योंकि समय नहीं बचा। और भी 5 नंबर का था, तो उसमें बिल्कुल भेद ही लिखना था, और ये लिखना था कि कौन कौन से विद्वानों ने इसको दिया, यहाँ तक मतलब कम से कम इतना लिखना पड़ता। लेकिन इसमें भी लिखा हूँ, लेकिन फिर भी रह गया, कुछ शेष रह गया। तो ये था, तो काव्य हेतु मोटा मोटी जो है उसको वहां से आप लोग को करना है। अच्छा, उस पीडीएफ में जो है सो एक सेकंड में, जो पीडीएफ से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था, उसमें काव्य तुम खत्म कर दिए थे, बाकी था ये वाला, सालों खत्म कर दिए थे काव्य हेतु। देखिए, बहुत अधिक नहीं समझना है, आप बस देखिए काव्य हेतु क्या है, उसका मूल तत्व परिभाषा आप लोग को मैं समझा दिया है। विभिन्न विद्वानों का मत है, तो बस उसको नोट कर लीजिए। परीक्षा में पूरा काव्य हेतु अधिकतर नहीं पूछता है, पूछता भी है तो वो आपको 5 नंबर में पूछता है। तो आपको काव्य का परिभाषा देते हुए उनके कितने भेद हैं वो लिख देना है, और विभिन्न कौन-कौन से आचार्यों ने उस पर उन्होंने तर्क दिया है, और 1 से 2 श्लोक अगर याद हो जाएगा, उतना लिख कर के आप लोगों का काम चल जाएगा, ठीक ना? तो बहुत अधिक पैनिक होने की उसमें आवश्यकता नहीं है। काव्य हेतु है ना? कल हम लोग इसी पे बात कर रहे थे। देखिए यहाँ पर है ना कि दंडी ने क्या कहा है, भामा दंडी ने क्या कहा, फिर प्रतिभा अभ्यास पे कल बहुत सारी बातें चली थी ना, तो वही बात उसमें भी है। तो आप लोग वहाँ से नोट्स भी कर सकते हैं, ये यहाँ से भी आपको जहाँ से सुविधा मिले वहाँ से कर सकते हैं। और इस वाले में भी जो है सो हेतु प्रयोजन पर बात की गई है। काव्य हेतु है ना, रुद्रट कुंतक दंडी ने अलग-अलग प्रकार के खंड बनाए हैं उसके। तो इस प्रकार से जो है सो है। शक्ति और प्रतिभा पर कल बात हुई थी कि प्रतिभा क्या है? तो प्रतिभा पर जो बात लगभग हो ही गई थी। अब है कुल मिलाकर के प्रयोजन पढ़ना है, हेतु और प्रयोजन। तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी जो है सो काव्य हेतु करके बहुत सारे देते हैं, लेकिन उसको हम लोग को नहीं पढ़ना है अभी। भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो भारतीय काव्य शास्त्र पर ध्यान दे लो। उसको नहीं भी लिखेंगे तो काम हम लोग का चल जाएगा। काव्य प्रयोजन यहाँ से है, और काव्य प्रयोजन बहुत सारे हैं, और संस्कृत व्याख्या सबसे बड़े संस्कृत आचार्य ही इसको जो देंगे। काव्य प्रयोजन मतलब क्या होता है कि काव्य रचना के बाद उससे प्राप्त जो फल होता है, कि 2 प्रकार के व्यक्तियों को मिलाता है, कवि को और सहृदय को। सहृदय क्या होता है? जो दर्शक और प्रेक्षक होता है। मुक्तक काव्य, महाकाव्य, गद्य काव्य आदि के पाठक तथा नाटक को प्रेक्षक कहते हैं। पाठक मतलब जो रामायण, महाभारत, जो कहानी, या हम लोग जो पाठक हैं, पढ़ने वाले हैं, उसे हम लोग कहते हैं प्रेक्षक, ठीक है? और जो लिखता है उसे हम कवि कहते हैं या लेखक कहते हैं, बाद में जब गद्य साहित्य आ गया तो। पहले तो बस कवि हुआ करते थे। तो इन दोनों के बीच में जो है क्या करता है,
फल मतलब इन जो कवि लिखता है और जो पाठक दोनों को क्या करता है, दोनों व्यक्तियों को मिलाता है, दोनों व्यक्तियों को मिलता है। अर्थात जो काव्य है मतलब जो रचनाएं हो रही है उसका जो फल है, उसका जो रिजल्ट है कि नहीं, वो दोनों को मिलेगा। कवि जो रचना कर रहा है वो भी और जो पाठक है वो भी। जैसे हम लोग साधारणीकरण पढ़ रहे थे, साधारणीकरण पढ़ाएंगे अच्छे से पढ़ाएंगे, हम समझ गए हैं उसको। तो साधारणीकरण में भी यही बात मतलब यही दोनों बात आएगी कि जो कवि कहना चाह रहा है और जिस पात्र के माध्यम से कहना चाह रहा है, वह पात्र और पाठक जब दोनों एकदम मिल, जैसे उपन्यास कोई पढ़ते हैं हम लोग तो क्या होता है कि वह उस जैसे उपन्यास की कहानी पढ़ रहे हैं तो जो कहानी चल रहा है, जो परिदृश्य चल रहा है, कविताएं हम पढ़ रहे हैं तो उसके साथ हो लेते हैं। जैसे खेत की बातें हो रही तो हो सकता है कि लगता है कि हम भी खेत में घूम रहे हैं। गांव घर की बातें लग रहे हैं हम भी गांव घर में वो धान के बालियों के बीच घूम रहे हैं और सरसों के फूल के बीच घूम रहे हैं, ऐसा परिदृश्य लगता है। आंख बंद करने लगेगा, अरे सरसों के लहलहाते खेत है, वो क्या बोलते हैं, एक फ़िल्म है शाहरुख खान का जिसमें पूरा सरसों का खेत दिखाया गया है, वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। वह उस दृश्य में घूम रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तो काव्य शास्त्र बड़ा मज़ेदार चीज़ है ना? लेकिन वही है कि वो एक तरीके से कंसेप्ट और कंसेप्ट समझिए तब फिर मज़ा आएगा। तो वो होता है, तो फिलहाल हम लोग काव्य प्रयोजन समझते हैं, तो प्रयोजन मतलब फल होता है, जो अंतिम में निष्कर्ष एक तरह से निकलता है। इसकी परिभाषा हम दूसरी पीडीएफ में भी देख लेते हैं कि इसमें क्या कहा गया है, कि प्रयोजन क्या है? इसमें क्या कहा गया है, काव्य की परिभाषा दिया गया है, तो प्रयोजन नीचे दिया होगा जो कि देखते हैं। इसमें काव्य प्रयोजन जो है यहाँ दिया, देखिए काव्य किसके लिए, मतलब जो काव्य रचना की जाती है किसके लिए की जाती है, यह एक मूलभूत प्रश्न है। आज आलोचकों का एक वर्ग जो इस प्रश्न को सार्थक नहीं मानता, कहता है कि ये फालतू प्रश्न है। लेकिन उनके अनुसार काव्य का प्रयोजन, जो काव्य का जो उद्देश्य है, फल है, कवि की रचनात्मक या कलात्मक अंतर्वृत्ति की स्पष्टि संतुष्टि मात्र है। अंतर्वृत्ति की मतलब बस रचना इसीलिए हो रही है कि कवि का मन जो है उसमें बहला रहे। आलोचक इसे भी मूल्य मानकर उसको काव्य प्रयोजन से संबंध कर सकते हैं, किंतु इसका संबंध रचनाकार की कलात्मक कृति से है, जो नैसर्गिक रचना प्रवृत्ति। मूलतः यह रचनाकार का संबंध रचना का अनुवर्ती मूल्य है। इस अनुवर्ती मूल्य से भिन्न भी काव्य रचना के बाह्य मूल्य एवं प्रयोजन हो सकते हैं। इन बाह्य मूल्य रचना संस्कृत का अनुरूप होती है। भारत ने नाट्य शास्त्र के अंतर्गत इसके प्रयोजन की चर्चा करते हुए बताया है कि श्लोक दिया है, वो कहते हैं कि इस प्रकार काव्य नाट्य का प्रयोजन धर्म, यश की स्थापना, आयु, हित, बुद्धि की वृद्धि तथा लोकोपदेश दृष्टि व्यवस्थित करना है। आचार्य भारत ने नाट्य शास्त्र के अंतर्गत कई स्थानों पर प्रयोजनों की चर्चा की है और उनके माध्यम से निष्कर्ष निकलता है कि लोकहित एवं प्रीति अर्थात रचनात्मक तृप्ति नाट्य का उद्देश्य है। मुझे तो ठोस परिभाषा नहीं मिल रहा है मुझे, रुको। उसमें तो हालांकि मिला है, पहले वाले में तो पता चल गया कि जो फल निकलता है वो हुआ। यहाँ देख लेते हैं काव्य, इसमें दिया होगा अच्छे से। हाँ देखिए, काव्य प्रयोजन का अर्थ है काव्य का उद्देश्य, हमें बताया था ना काव्य का उद्देश्य। तो काव्य का उद्देश्य अर्थात कवि अपने काव्य के द्वारा जिस वस्तु को प्राप्त करना चाहता है उसका उद्देश्य क्या रहता है, कि उस जैसे मान लीजिए कविता किसी खास उद्देश्य के साथ लिखी, जयशंकर प्रसाद ने वीर गीत लिखे हैं, है ना, जोश भरते हैं युवाओं के भीतर, देश के लिए लिखते हैं, देश हित में लिखते हैं, तो वो एक खास उद्देश्य मकसद से लिखते हैं, तो वही प्रयोजन है। अर्थात कवि अपने काव्य के माध्यम से वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और वह जो इच्छा है तो उनको इच्छित फल को काव्य का प्रयोजन करते हैं। मतलब वो उनका जो इच्छा है वो किसी फल के रिजल्ट अगर निकल जाता है उसका उस काव्य के माध्यम से, तो वही उसका प्रयोजन है, या अर्थात या लक्ष्य। मतलब कवि का क्या प्रयोजन है, क्या उद्देश्य और क्या लक्ष्य है, वही का है का प्रयोजन। अब बिल्कुल ये परिभाषा स्पष्ट हो गया होगा। इस संस्कृत के प्रख्यात काव्य शास्त्रियों में से भरत मुनि, भामह, रुद्रट, वामन, भोज, कुंतक, मम्मट, हेमचंद और विश्वनाथ ने उक्त परिपाटी का प्रचलन करते हुए ग्रंथ आरंभ में काव्य प्रयोजन की चर्चा की है, अपने ग्रंथों में उन्होंने किया है। इन मतों को ऐतिहासिक क्रम में विवेचन कर हम काव्य के प्रयोजन को स्पष्ट कर सकते हैं। फिर भरत मुनि क्या कहते हैं वो देखिए, अभी तुरंत ये श्लोक अभी हम लोग पीछे देखे थे ना, वही है। तो ये पीडीएफ जो है व्हाइट वाला मैं भेज रहा हूँ, ये बहुत अच्छा है नोट्स बनाने के लिए आप लोगों के लिए। बिल्कुल जो नोट्स है, जैसे पढ़ना है पैटर्न एकदम बिल्कुल वैसे ही दिया है, चैप्टर बाय चैप्टर बना बना के। और देखिए मैं बार बार कहूंगा कि जो सबसे पहला पीडीएफ मैं इस टाइप का भेजा हूँ जिसमें लगभग 14-15 संस्कृत विद्वानों के बारे में दिया
दिया हुआ है ना एक एक पैराग्राफ में, वो सबसे पहले नोट कर लीजिए, विभिन्न विद्वानों के बारे में जान लीजिए, समझे? जितने उनके बारे में जब जाने लगे तब ना उनके मतलब अलग-अलग अच्छा जैसे काव्य हेतु आया, प्रयोजन आया, फिर उसमें उन्होंने क्या कहा, है कि नहीं? तो जब तक उनके बारे में नहीं जान पाएँगे, उनके ग्रंथ के बारे में नहीं जान पाएँगे, कैसे समझेंगे कि कौन से विद्वान कौन से ग्रंथ में ये श्लोक देते हैं काव्य हेतु प्रयोजन को लेकर के? तो चैप्टर बाय चैप्टर बनाते चलिए या अपना प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, आपकी सुविधा। मैं बार-बार कहता हूँ आपकी सुविधा, है कि नहीं? तो ये है। तो भरत मुनि आते हैं, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र के माध्यम से नाट्य शास्त्र उनका जो ग्रंथ है उसमें उन्होंने क्या लिखा, प्रयोजन मूल्य का उल्लेख उन्होंने सर्वप्रथम किया है कि प्रयोजन क्या है। इन्हें इनके कथानुसार नाट्य जो है काव्य धर्म, यश और आयु का साधक, हितकारक, बुद्धि का वर्धक एवं लोकोपदेश होता है। अब ये जो अभी दिया हुआ है कि इनके अनुसार नाटक या जो काव्य है वही धर्म, यश और आयु का क्या बनता है, साधक, उसके लिए हितकर मतलब लाभदायक है, बुद्धि का वर्धक बुद्धि को बढ़ाने वाला है, और लोकोपदेशक मतलब लोगों को उपदेश देने वाला। क्या? काव्य। काव्य का यही धर्म है या यही उद्देश्य, यही प्रयोजन। उनको लेकर के उन्होंने कहा, धर्मम यशस्यमायुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्य में तद भविष्यति। नाट्य शास्त्र उन्होंने लिखा है, अर्थात वो कहते हैं कि नाटक की रचना से केवल रचनाकार को ही श्रेय नहीं मिलेगा, बल्कि उससे उसके आश्रय या उसके आश्रय में जो सामाजिक लोगों को भी उसका फल मिलता है। ये नाटक लोगों को धर्म, आयुष्य, हित और बुद्धि को बढ़ाने वाला हो तो होगा ही, इसके साथ साथ लोगों को उत्तम, मध्यम और अधम लोगों की पहचान कराने में सहायक था, हितकारी उपदेश देने वाला भी होगा। तो उसको भामा आते हैं, फिर भामा कहते हैं धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचछन्नम कलासु च करोति कीर्ति प्रीतिम च साधु काव्य निबंधनम। ये काव्य अलंकार में उन्होंने कहा है। क्या कहा कि यहाँ भामन ने चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति को काव्य रचना का कारण माना है। अब चारों पुरुषार्थ क्या है वो ऊपर चलिए, क्या लिखे हैं भामा के शब्दों में, उत्तम काव्य की रचना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों पुरुषार्थ को तथा समस्त, अरे कौन बम फोड़ रहा है भाई काम और मोक्ष को, चारों पुरुषार्थ को तथा समस्त कलाओं में निपुणता को और प्रीति तथा कीर्ति को उत्पन्न करती है। कितने मतलब वो करते हैं। चारों पुरुषार्थ क्या है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, आप लोग भी सुने होंगे है ना पहले से। तो वो उन उसको क्या करते हैं, इन सभी को कलाओं में निपुणता को और प्रीति, आनंद जो हमारे भीतर होती है, कीर्ति होती है, वो उसको उत्पन्न करती है। क्या उसे ही वो काव्य प्रयोजन मानते हैं। नीचे उसका व्याख्या भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। वो लिखते हैं कि यहाँ पर भामा ने चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति को काव्य रचना का कारण बताया है ना, हेतु बताया है। कवि के लिए अन्य सांसारिक जिम्मेदारियों के निर्वाह को उसी में समाहित कर दिया गया है। जितना भी जिम्मेदारी है, निर्वाह होता है कवि को, एक लेखक को, कि कैसे रचना करना चाहिए, उस सभी को उसमें समाहित कर दिया गया। उसका क्या उद्देश्य होता है, और इन सभी परियोजनाओं को गिनाते समय भामा के सामने मतलब भरत का आदर्श रहा हो, और यदि यही कारण है कि इन दोनों आचार्यों द्वारा प्रस्तुत काव्य प्रयोजनों में प्रत्यक्ष समानता दृष्टिगत हो जाता है। इन दोनों में जो है प्रयोजन में बहुत खास समानता दिखता है, क्योंकि हो सकता है कि भरत मुनि ने जो सूत्र वाक्य दिया है उनसे ये प्रभावित थे, उनके आदर्शवाद से, उनके सिद्धांत से, तो उन्होंने बहुत समानता जो है दोनों में दिखता है। भरत के धर्म और यशस्वी विशेषण भामा के यहाँ क्रमशः धर्म और कृति के रूप में देखते हैं। वो जो धर्म और यशस् से बोले थे, वो यश में भी कृति होता है, मतलब जो हम यश कमाते हैं, जो क्रेडिट कमाते हैं। धर्म तो जानते ही है, तो वही भरत का बुद्धि विवर्धना विशेषण भामा के यहाँ कलाओं में विक्षण्य रूप में स्वीकृत कर लिया गया। तो प्रयोजन कुल मिलाकर जो परिभाषा है उसको समझ लेंगे। फिर भरत मुनि, भामा, रुद्रट, वामन, कुंतक, इन सभी ने मम्मट, है कि नहीं, सभी ने अपने अपने एक श्लोक दिए हैं, और विश्वनाथ ने भी दिए हैं, और अंतिम में फिर निष्कर्ष ये निकलता है, सभी ने उसका अर्थ दिए हैं, समझा दिए कि प्रयोजन क्या है। सभी के अपने अपने मतलब कुछ खास पर्पस, किसी विशेष उद्देश्य को ध्यान में रख करके कविता मतलब काव्य रचते हैं। और भारतीय परंपरा में काव्य साहित्य सत्यम शिवम सुंदरम का सच्चा वाचक है। सत्यम शिवम सुंदरम अर्थात सत्य और शिव हुए बिना किसी भी कृति का सुंदर होना संभव नहीं, असंभव है। जैसे यथार्थ और कल्याणकारी,
मतलब बिल्कुल हकीकत होना चाहिए और वो कल्याणकारी भी होना चाहिए सभी के लिए, प्रेक्षक के लिए खास। प्रेक्षक कौन होता है? पाठक। तो उन उन सभी को हुए बिना जो है इन दोनों के यथार्थ और कल्याणकारी हुए बिना किसी भी कीर्ति का, किसी भी रचना का सुंदर होना असंभव है। सत्यम शिवम सुंदरम का सच्चा वाहक क्या है? साहित्य या काव्य जो है भारतीय परंपरा में सत्यम शिवम सुंदरम का वाचक है, वाहक है, उसको आगे बढ़ाने वाला है। कदाचित इसीलिए हिंदी आलोचना में भी लोक मंगल एवं जन पक्षधरता को साहित्य का वांछित प्रयोजन स्वीकार किया है। साहित्य का वांछित प्रयोजन स्वीकार किया है। भारतीय संस्कृत आचार्यों की दृष्टि सदैव इस बात पर रही कि कवित्व शक्ति एक दुर्लभ व श्रेष्ठ प्रतिभा है। कवित्व शक्ति अर्थात कविता करने की जो ताकत है, जो शब्द शक्ति हम शुरू में पढ़े थे ना, शब्द और अर्थ पढ़े थे, याद है किसी को? शुरुआती दिन में ही पढ़े थे, नामकरण के नीचे ही पढ़े थे हम लोग। तो वही बताए थे शब्द और शक्ति क्या है, यहाँ पर हम लोग पढ़े थे। ये नहीं भी पढ़े थे तो हम जब शब्द शक्ति पढ़ेंगे तो उस पर चर्चा होगी, फिर से होगी। तो यहाँ पे समझ लीजिए कहाँ गए हम भाई, भटक जाते हैं। हाँ, भारतीय संस्कृत आचार्यों की दृष्टि सदैव इस बात पर रही कि कवित्व शक्ति, कविता करने के लिए जो शक्ति एक दुर्लभ और श्रेष्ठ प्रतिभा है, जो बहुत मुश्किल से किसी के भीतर मिलती है। सभी कविता या काव्य रचना नहीं कर सकती। काव्य के द्वारा कवि का जीवन परिष्कार करता है। परिष्कार अर्थात नए रंग में, रूप में ढलता है कवि का जीवन। किसके माध्यम से? काव्य के द्वारा। और भारतीय साहित्य जो है हमारा, सब पूरे भारत में जो साहित्य लिखा जा रहा था, उसका प्रधान लक्ष्य रस का उद्रेक होते हुए भी प्रकारांतर से जीवन मूल्यों का उत्थान एवं सामाजिक कल्याण है। भारतीय साहित्य में जो भी है रस का उद्रेक होते हुए, जो हमारे मन में जो भी भाव बैठे हुए उसको कैसे बाहर निकालना है, किसको कैसे किस प्रकार से देखना है, परखना है, समझना है, इन सभी को प्रकारांत से जीवन मूल्यों का उत्थान एवं सामाजिक कल्याण है। हमारा जो जीवन है उसका जो मूल्य है ना, उसकी क्या विशेषता है, क्या खासियत है, उसके उत्थान के लिए और समाज कल्याण के लिए जो है भारतीय साहित्य में प्रयोजन हेतु जो है सो आया है। काव्य लोग का पथ प्रदर्शक बने। काव्य काव्य जो है, जो रचनाएं उस समय में थी, वो लोक का मतलब आम लोगों का जो है क्या बना? पथ प्रदर्शक, उन्हें रास्ता दिखाने वाला है ना। बहुत सारी कविता में आप लोग देखे होंगे कि रास्ता दिखाने की बात करते हैं, मोटिवेट करने की बात करते हैं, और शांति व सुव्यवस्था लाने का माध्यम बनता है कि जीवन में शांति हो और व्यवस्था से चले। इसके माध्यम, उनके माध्यम से, काव्य शास्त्र के माध्यम से ये सभी जानने की आवश्यकता हुई। इसकी चिंता निर्देश के रूप में काव्य प्रयोजन की अवधारणा का विकास हुआ। स्वाभाविक सी बात है, यदि समस्या आएगी तो किसी न किसी खास उद्देश्य से, किसी खास मकसद से जो है काव्य शास्त्र, काव्य की रचना किया जा रहा था, और वही काव्य प्रयोजन कहलाया। तो कुल मिलाकर के काव्य प्रयोजन आएगा तो मैं इतना मान लेता हूँ कि आप लोग काव्य प्रयोजन आप लिख लेंगे। निष्कर्ष और ऊपर वाली परिभाषा याद रखेंगे, कौन कौन से विद्वान इसमें आए हैं वो याद रखेंगे, और कम से कम 2-3 विद्वान का, एक दो शुरू में, एक अंत वाले का, जगन्नाथ या विश्वनाथ है इसमें। तो इनका जो, इनकी जो रचना या इनकी जो रस सूत्र है, रस सूत्र बोल रहे, सॉरी, प्रयोजन के लिए जिनके सूत्र हैं, काव्य प्रयोजन के लिए, कि काव्य का क्या उद्देश्य होना चाहिए, क्या लक्ष्य होना चाहिए, तो उसको संस्कृत में ही कहा है, उसको हिंदी में परिभाषित किया हुआ है। तो आप लोग का इतना ही काम है, मैं बहुत अधिक पढ़ाया नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना ही काम देता हूँ कि काव्य प्रयोजन और काव्य हेतु, इन दोनों का आप लोग अच्छे से पढ़ के यहाँ तक का नोट्स बना लेंगे। काव्य लक्षण भी यहाँ पर दिया गया है, और सभी काव्य अभी कवियों के बारे में यहाँ दिया हुआ है। 1 2 3 4 पीडीएफ आपको कटाक्स में मिल गया है। इतना अगर आप लोग कर लेते हैं, और उसके से फिर हम फिर कंसेप्ट पूछेंगे कि काव्य हेतु में कौन कौन से विद्वान आते हैं, ठीक ना। यहाँ हम पूछ देंगे कि कौन कौन से विद्वान का कौन कौन सा ग्रंथ है, या कौन से विद्वान किस समय में हुए थे। ये सब प्रश्न आपको अगले क्लास में पूछे जाएंगे। आप लोग को लिस्ट भी दृष्टि वाला भेज दिया गया है, तो आप लोग दृष्टि वाले से तैयार भी कर लेंगे। कौन सा वाला? वो नोट्स वगैरह जो भेजे हुए वो सब, और फिर काव्य शास्त्र का प्रारूप बनाएंगे समय के साथ। और फिर जो आप लोग हम लिस्ट ये जो अभी अभी भेजे हैं, काव्य हेतु पूछेंगे कि काव्य हेतु का क्या अर्थ होता है, फिर पूछेंगे काव्य हेतु प्रयोजन का क्या अर्थ होता है, काव्य लक्षण किसे कहते हैं, और फिर उसमें कौन कौन से आचार्य आते हैं। फिर हम किसी एक दो का जो बहुत जैसे भामह है तो भामह, या भरत मुनि तो भरत मुनि, या अंतिम में विश्वनाथ या जगन्नाथ है तो उनका। तो इतना अगर कम से कम याद रख लेते हैं आप लोग, तो आप लोग का काम चलेगा।
और कम से कम कौन-कौन से विद्वान आ रहे हैं, वो सभी का नाम दिमाग में होना चाहिए। और श्लोक कम से कम 2 से 3 बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए सभी में। जैसे हेतु में 2 श्लोक संस्कृत का दीवार पर चिपका लीजिए, शुरू जब जाइए घर से बाहर निकले तो उसको एक बार संस्कृत का श्लोक को पढ़ लीजिए, तो वैसे ही याद हो जाएगा। अभी जैसे अब हेतु प्रयोजन पढ़ा दिए, लक्षण पढ़ा दिए, सभी में श्लोक आए हैं। इस तीनों का श्लोक अभी आप अभी तक याद नहीं करेंगे 1-2 दिन के अंदर, तो फिर अभी जितना आगे बढ़ेंगे ना, हर चैप्टर में तुमको 5, 6, 10 श्लोक मिलेंगे। धीरे-धीरे वो बर्डन हो जाएगा। मैं पहले ही कह रहा था कि संस्कृत में मैं काव्य शास्त्र में मैं पढ़ाऊँगा तो मैं सुनूँगा अभी, चेक भी करूँगा। तो कल की क्लास में मैं पढ़ाऊँगा नहीं, काव्य लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन, इतना खत्म करने के बाद मैं दूसरे चैप्टर घुसूँगा। ये पहला एक यूनिट कह सकते हैं, एक एक टॉपिक मेरा आज क्लियर हुआ, इसमें तीनों आते हैं। उसके बाद मैं अब रस में घुसूँगा, ठीक है? तो एक प्रारंभिक दौर जो हम लोग का काव्य शास्त्र का था, वो कंसेप्चुअल तौर पर एक प्रारूप के तौर पर आज खत्म होता है, लेकिन वो आप लोग का दायित्व अब यहाँ से शुरू होता है। 1 दिन या 2 दिन अगर लगेगा तो मैं रुकूँगा, और जब तक कंप्लीट नहीं करिएगा मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। क्योंकि मैं कंप्लीट करवाऊँगा इस दृष्टिकोण से, ताकि आप लोगों को आगे परीक्षा में काम आ सके, और प्रश्न उत्तर के साथ करवाऊँगा। समझ गए? तो क्योंकि आप लोग नोट्स जो बनाएँगे ना, वही प्रश्न उत्तर है। काव्य शास्त्र में कुछ अलग से नहीं लिखना होता है। अपने मन से आप एक लाइन नहीं जोड़ सकते हैं उसमें। क्योंकि जो लिखा है, जो सूत्र है, जो उसकी व्याख्या है, वही परीक्षा में पूछता है, वही लिखना भी होता है। जो काव्य जैसे काव्य हेतु का कारण कहते हैं कि ये भामा ने ये कहा, रुद्रट ने ये कहा, मम्मट ने ये कहा, विश्वनाथ ने ये कहा, वही श्लोक होगा। उस श्लोक का जो व्याख्या होगा वही करना होगा। अंतिम निष्कर्ष भी वही देना होगा जो इसमें कह रहा है। कुछ भी इसमें आप अपने मन से नहीं कर सकते। कहानी थोड़ी ही है जिसको आप समाज से जोड़ देंगे, जिसको आप आम लोग से जोड़ देंगे, संभव नहीं है। तो काव्य शास्त्र में जो कहा गया है उतना ही फॉलो करना है। जो आप नोट्स बनाएँगे, जो आप लिखेंगे कॉपी में, वही आपको परीक्षा में पूछा जाएगा, वही लिखना ही पड़ेगा ए टू जेड वही। ए टू जेड मतलब ए टू जेड, वाई नहीं, जेड तक पूरा लिखना पड़ेगा। इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ कि जो करवा रहा हूँ एकदम एक उसी दिन कर लीजिए काव्य शास्त्र में, तो बर्डन पड़ेगा, फिर बाद में हमें नहीं कहिएगा। बर्डन झेल ही रहे होंगे पेपर 6 और 5th का अभी तक। कहानी में भेजा था, आप लोग पढ़े होंगे। मैं कहानी पर हो सकता है तो कल मैं पूछने के बाद कहानी पे चर्चा कर लूँ, जो भेजा गया था लास्ट बार। ग्रुप पर देख लीजिएगा, नहीं गया हो तो कह दीजिएगा, हम भेज देंगे आज रात को। ठीक है? वो भी करिए, ये भी करिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि। किसी का कोई मन में प्रश्न, जिज्ञासा तो पूछिए।